नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा, आपके साथ नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश ग्वालियर के विजय राजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से की है प्रगति। अब जलवायु स्थितियां बदल रही हैं, इस चुनौती के मद्देनजर करना होगा काम। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कल्याण पर गठित समिति की दिल्ली में हो रही है पहली बैठक। समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अर्थशास्त्री के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी बैठक में हैं शामिल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत 50% लक्ष्य किया हासिल। ग्रामीण दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी जल जीवन मिशन पहुंच रहा है मुकाम तक। लद्दाख के सरहदी इलाकों में भी नल से जल सफलतापूर्वक पहुंचाने में मिली कामयाबी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने प्रदेश के 39 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। वहीं 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, यूपी और ओडिशा में बारिश से हुआ भारी नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विवि ग्वालियर द्वारा आयोजित 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से बहुत प्रगति की है। भारत आज अधिकांश खाद्य उत्पादों के मामले में पहले या दूसरे क्रम पर है। तोमर ने कहा कि यहां तक पहुंचने में किसानों के परिश्रम, सरकार की किसान हितैषी नीतियों और वैज्ञानिकों के अनुसंधान का योगदान है और कृषि उत्पादों की दृष्टि से हम सारी दुनिया में सीना तान कर खड़े हुए हैं। अब जलवायु स्थितियां बदल रही हैं, इस चुनौती के मद्देनजर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अब दलहन तिलहन में भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इसके लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, लेकिन नीतियों और फंडिंग के साथ ही बीजों का आविष्कार ही ऐसा होना चाहिए जो उत्पादकता बढ़ाए और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। इसमें महती जवाबदारी कृषि वैज्ञानिकों की है, जिन्हें और काम करने की आवश्यकता है। तोमर ने कहा कि स्वर्गीय श्री ठेंगड़ी मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, श्रमजीवी और ट्रेड यूनियन नेता थे। उन्होंने मजदूरों व किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा। ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी भावना को बल दिया, जिससे स्थानीय उद्योगों के साथ राष्ट्र मजबूत हुआ। रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में सृजित हुए। ठेंगड़ी जी के नाम पर सभागार बनाना प्रेरणादायक है। और केंद्र सरकार द्वारा गठित जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को बदलने, एमएसपी को और अधिक प्रभावशाली तथा पारदर्शी बनाने के लिए गठित समिति की पहली बैठक दिल्ली के कृषि विज्ञान परिसर में हो रही है। इस समिति के प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल हैं। इस समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अर्थशास्त्री के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागबानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में किसानों को विपणन, शीत भंडार और सीए स्टोर जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागबानों को 1 अप्रैल 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार के माध्यम से खरीदे गए कॉटन और ट्रे की खरीद पर 6% उत्पादन प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कॉटन और ट्रे का जीएसटी बिल भुगतान, बिक्री प्रमाण पत्र और आधार के साथ जुड़े बैंक खाते का विवरण प्रदान कर बागबान ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा इस क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता होने के साथ साथ बागबानों के हितों के प्रति भी समर्पित थे। उन्होंने कहा कि बरागटा न केवल किसानों के अधिकारों के प्रति मुखर रहे, बल्कि उन्होंने बागबानी उत्पादों की गुणवत्ता के साथ साथ इसके विविधीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद क्षेत्र के कई नेता बागबानों के तथाकथित हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही किसानों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिशों के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को सुविधाएं मिलने में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कृषकों की भूमि सत्यापन डाटा का अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन लक्ष्य का सत्यापन 3% भी नहीं हो पाया। हालांकि अपलोड करने का समय 25 अगस्त तक बढ़ गया है, लेकिन फिर इस पहाड़ जैसा डेटा एक सप्ताह में अपलोड करना मुश्किल है। स्थिति ये है कि 88,57,654 किसानों के भूलेख का डेटा फिट करना है। इसमें से 12 अगस्त तक मात्र 80,08,018 किसानों का भूलेख ही अपलोड हो पाया है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जल्द डेटा उपलब्ध अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। यदि समय से अपलोडिंग का कार्य नहीं हुआ तो राज्य के कृषकों को लाभ समय से नहीं मिल सकेगा। ऐसी दशा में बातें होकर जनपद स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत 50% लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी जल जीवन मिशन अपने मुकाम तक पहुंच रहा है। यहां तक कि लद्दाख के सरहदी इलाकों में भी जल जीवन मिशन के तहत नल से जल सफलतापूर्वक पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई है। तारू उमला ग्राम पंचायत में कुल 135 घर हैं। आबादी तकरीबन 635 लोगों की है। इसी में एक छोटा सा गांव है उबला, जहां 23 घर हैं। आज यहां पानी की कलकलाहट सुनाई देती है। 24 घंटे नल से जल मिल रहा है। पानी स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण है। गांव के ऊपर पहाड़ियों में प्राकृतिक स्रोत है, जहां तकरीबन 15,000 लीटर गहरा टैंक बनाया गया है। यहां से पाइप के माध्यम से पानी गांव के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसका सबसे अधिक लाभ गांव की महिलाओं को हो रहा है। बकेट लेके नाले में जाना पड़ता था, थोड़ा दूर दूर जाना पड़ता था। बहुत टाइम बचता है सर। उसी टाइम से तो और दूसरा काम करने का होता है सर। पहले पानी की तलाश में दूर जाना पड़ता था। हमें खुशी है कि अब घर में नल लगने के कारण पीने का साफ पानी मिल रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। मोदी जी को थैंक यू। लेकिन गांव में नल से जल आने से पहले हालात एकदम उलट थे। महिलाओं को कई किलोमीटर दूर चश्मे से पानी लाना पड़ता था। न घर का काम हो पाता था, न ही बच्चों की देखभाल हो पाती थी। जिंदगी बस पानी की तलाश में मशगूल थी। ग्राम प्रधान को जल जीवन मिशन योजना के बारे में पता चला। जिला प्रशासन से संपर्क किया और गांव के प्रत्येक घर के आंगन में नल से जल बहने लगा। जल जीवन से पहले हमारे गांव में ये उमला और तारू में हमारे लेडीज उनको बहुत प्रॉब्लम था। पानी नाले से लेकर आना पड़ता था। ये मोदी गवर्नमेंट ने जल जीवन योजना बना के हमारे गांव के लिए बहुत फायदा हुआ है। पंचायत का अन्य गांव है तारू, जहां लगभग 112 घर हैं। यहां काफी हद तक जल जीवन मिशन का काम पूरा हो चुका है। गांव के ऊपर तकरीबन 20,000 लीटर क्षमता का टैंक बनाया गया है। लद्दाख के इन सूखे बेजान से पहाड़ों के बीच जहां पानी मिलना सिफर है, वहां जल जीवन मिशन की अविरल जीवन धारा ने सूखे होठों की टीस बुझाई है और पानी के तलाश में भटकती महिलाओं के पैरों में पड़े छालों को मानो मरहम दिया है। आज चेहरे पर खुशी है। पीने का साफ पानी घर के आंगन में ही मिलने लगा है। मैं उमला गांव में इस वक्त मौजूद हूं और कहा जाता है कि ये अंतिम जो है बसावट यहां पर है और इसके आगे नुब्रा वैली लगती है, उससे कहीं आगे जाकर के पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। तो ये अंतिम जो निवासी यहां पर रहते हैं, लोग यहां पर रहते हैं और ऐसी जगह पर भी यहां पर नेटवर्क तक काम नहीं कर रहा है। सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत यहां पर पानी पहुंचा है और लोगों को चेहरे में काफ़ी खुशी है और वो केंद्र सरकार की इस योजना का धन्यवाद भी कर रही हैं। कैमरामैन गुलाम मेहदी के साथ चंद्रशेखर ले।
और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। जबलपुर शहर में भी बारिश के कारण हाल बेहाल है। इलाके में लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर ओवरफ्लो हो गया है और तालाब का पानी सड़कों पर बहने लगा है। निचली बस्तियों में भी पानी जाने लगा है। वहीं भोपाल में प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी में भी आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस बीच भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर समेत 39 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, ग्वालियर, धार और खरगोन समेत 12 जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज लोगों को राहत मिली जब जारी बारिश का सिलसिला आज थम गया। प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य के कई इलाके कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले में बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम संबंधी 36 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं नूरपुर के बरियारा गांव में गत रात्रि भारी बारिश के चलते जमीन धंसने से 8 परिवारों के 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ओडिशा में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोनरेखा, बुधल, बलंग और वैतरणी और सालंदी में बढ़ते जलस्तर की निगरानी की जा रही है। बारिश के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके अलावा सड़क के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राहत आयुक्त पीके जैन को इस खतरनाक स्थिति को व्यक्तिगत रूप से संभालने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। आलम यह है कि काशी के सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। घाटों पर स्थित मंदिरों में भी पानी पहुंच चुका है। घाटों के जलमग्न होने से अब नित्य शाम होने वाली गंगा आरती प्रतीकात्मक बनकर रह गई है। वहीं गंगा किनारे के करीब आधा दर्जन गांव पानी से घिर चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अगले चरण के रूप में ODF+ मुहिम को शुरू किया गया है। मकसद है गांवों में द्रव्य और ठोस कचरा का प्रबंधन को लेकर प्रयास करना। इसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन भी शामिल है। लद्दाख में विशेष रूप से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। मकसद लेह को प्लास्टिक मुक्त बनाने का है। यहां ग्रामीण स्तर पर कई सेग्रीगेशन सेंटर खोले गए हैं जहां प्लास्टिक वेस्ट से वेल्थ हासिल किया जा सकता है। सोलर विलेज चुगलाम में मौजूद है तसांगडा सेग्रीगेशन सेंटर, जहां पास के गांव के घरों और दुकानों से कचरा एकत्र किया जाता है। इसके लिए गाड़ियां घर घर जाकर गीला और सूखा कूड़ा एकत्र करती हैं। 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई थी। आज घर और दुकानें मिलकर कुल 1500 लोग इस प्रोजेक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं काम करती हैं। हर पंजीकृत घर और दुकानों से एक निश्चित राशि ली जाती है, जिससे यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत प्लास्टिक प्रबंधन के लक्ष्य के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। एक दिन में तकरीबन 8000 kg कूड़ा यहाँ एकत्र कर लिया जाता है। गीले कचरे की खाद बनाई जाती है, जबकि प्लास्टिक कचरे को अलग अलग किया जाता है और उसे आगे रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था। ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शुरू किया गया था और इसमें यहाँ घरों से, दुकानों से हम वेस्ट इकट्ठा करके लाते हैं और यहाँ उसको फर्दर अकॉर्डिंग टू रीयूज, रिसाइकल हम उसको फर्दर सेग्रीगेट करके फिर रिसाइकल के लिए बेचते हैं नीचे। इस प्लांट से संग्रहित किए गए प्लास्टिक को इस तरह टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और इस तरह भरकर प्लांट से सेग्रीगेशन सेंटर भेजा जाता है, जिसका प्रयोग रोड बनाने में भी किया जा रहा है। अभी तक 16 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉकों में सेग्रीगेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर कूड़ा घर घर जाकर एकत्र किया जा रहा है। लद्दाख प्रशासन का लक्ष्य इस केंद्र शासित प्रदेश को 2030 तक प्लास्टिक मुक्त करना है।
आज के डेट में हमारे कोई 7 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे सेग्रीगेशन शेड्स बने हुए हैं और चल रहे हैं। उसमें हमारे 7 ब्लॉक्स में स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कन्वर्जेंस में नए बने हैं। ये भी हम अभी रिसेंटली फंक्शन करने जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि कंपनियां अपने उत्पादों की पैकिंग के जरिए फैलाए जा रहे प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए CSR के तहत अपने मुनाफे से धन प्रदान करें। ODF प्लस के तहत किए जा रहे प्रयासों से उम्मीद है कि आने वाले समय में लद्दाख प्लास्टिक कचरे से पूरी तरह मुक्त हो सकेगा। सांगड़ा मतलब साफ, और मैं सांगड़ा प्रोजेक्ट में इस वक्त खड़ा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये प्लास्टिक यहाँ पर रखे गए हैं, ये वो प्लास्टिक हैं जो हम अमूमन यूज़ करने के बाद फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो ऐसे में इसका किस प्रकार से रिसाइकिल किया जा सके, किस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन में काम आ सकती है और किस तरीके से ये लेवलीहुड में भी काम आ सकती है, लोगों को रोजगार दे सकती है, उसका जीता जागता सबूत लेह से हम आपको दिखा रहे हैं सांगड़ा जो प्रोजेक्ट है इसके द्वारा। कैमरामैन गुलाम मेहदी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, लेह। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति गिरती जा रही है, जिससे फसल उत्पादन की लागत भी बढ़ती जा रही है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राज्य के किसानों से वर्मी खाद इकाई जैविक आदान उत्पादन के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा अभी राज्य के 32 जिलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार द्वारा राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत वर्मी खाद इकाई HDPE बेड की खरीद पर 50% अनुदान दिया जाता है। HDPE वर्मी बेड के लिए 96 घनफीट के प्रति इकाई लागत 16,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को अधिकतम 8,000 रुपए प्रति इकाई का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने और नए उद्यमियों और नौकरियों के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हाइड्रोजन विजन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट स्वच्छ ऊर्जा वेक्टर है जो रिफाइनिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और भारी वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र से भी कठिन से कम उत्सर्जन के गहरे डिकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाता है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। असम में धान की बुआई करें, धान के खेत में निराई कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहे। धान के खेत से ही खरपतवार निकाले। यहाँ फूल गोभी की बुआई कर ले। फूल गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। साथ ही जूट की कटाई कर सकते हैं। किसान अरहर की बुआई कर ले। अभी तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करे। असम में मूंग की बुआई करते रहे। किसान उड़द की बुआई भी कर ले। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करे। वहीं पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। असम में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। इस समय हल्दी के खेत में निराई करते रहे। यहीं हल्दी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। मेघालय में धान के खेत में निराई करते रहे। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहीं मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। मक्के के खेत से खरपतवार निकाले। मक्के के खेत में निराई भी करे। मेघालय में पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले। इसी तरह ब्रोकली की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करे। यहाँ बीन्स की बुआई कर ले। इसके अलावा लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी हल्दी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही अदरक के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। किसान अनानास की कटाई करे।
दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 pH मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में अरविंद केजरीवाल मॉडल डिकोडेड। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल मॉडल का भांडा फूट चुका है। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। सरकार यूपीआई भुगतान सेवा पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। मंत्रालय ने कहा कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि ईडी ने संजय राउत को लंबी पूछताछ के बाद इस मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। देश भर में पिछले 24 घंटों में 9,531 मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 11,726 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अभी रिकवरी दर 98.59% पर पहुंच गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.15% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,29,546 कोरोना के टेस्ट किए गए। देश में अब तक 210.02 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 200.34 करोड़ से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई हैं और वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 6.80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हैं। कोरोना काल में आयुष पद्धति काफी मददगार साबित हुई है। बात चाहे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की हो या फिर इलाज की, दोनों में ही काफी कारगर रहा है आयुष पद्धति। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।